आप सभी लोगों को नमस्कार। सबलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और पीजीटी और टीजीटी की जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में तो हमने चर्चा कर ही ली थी, लेकिन हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। तो मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन के सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पीजीटी में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका जो सिलेबस है वैसे तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। और सारी जितनी भी सिलेबस हैं उसको बहुत ज़्यादातर बड़े तरीके से नहीं बताया गया है, बहुत ही लिमिटेड तरीके से बताया गया है यहाँ पर। और जितने भी आपके सिलेबस हैं, सब्जेक्ट हैं, सबको एक ही पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको ज़रूरत है तो मैं अपने जो भी व्हाट्सएप नंबर है और आपको टेलीग्राम का जो भी लिंक है वो आपको दे दूंगा। और आप अगर चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको मिल जाए तो मैं दे दूंगा। वैसे वेबसाइट पे तो मिल ही जाएगी। तो कुल मिलाकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या पढ़ना है पीजीटी में। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड तरीके से बताया गया है तो मैं आपको फिलहाल बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो शिक्षा के अर्थ के बारे में चर्चा करनी है। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा के कितने प्रकार हो सकते हैं, साफ साफ लिख दिया है। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, और औपचारिक यानी कि फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और अनफॉर्मल जो है, तीन टाइप की जो हमारी शिक्षा होती है उनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे हम लोग। वैसे इस पे मेरा एक वीडियो है, आप लोग देख भी सकते हैं। और विषय क्षेत्र के बारे में बताना है, शिक्षा का उद्देश्य बताना है, शिक्षा के अभिकरण कौन कौन से हैं, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तर प्रदेश में स्वरूप। तो उत्तर प्रदेश में क्या स्वरूप है शिक्षा का, इस पे फोकस रहेगा। तो इस पे भी एक विशिष्ट जो वीडियो रहेगा आपके लिए मैं लाऊंगा। और उसी के साथ साथ इन्होंने बताया है कि महात्मा गांधी, टैगोर, अरविंदो, मालवीय, विवेकानंद के शैक्षिक विचार, शिक्षा में नवाचार। तो इन सबके वीडियो, मालवीय जी का तो नहीं है, बाकी सबके वीडियो आपको मेरे जो चैनल पे है मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मालवीर जी का है तो इस पे भी मैं वीडियो जल्दी से जल्द लाने का प्रयास करूंगा, लेकिन बाकी वीडियोस आपको मिल सकते हैं। बाद में है नवाचार, जीवन पर्यंत शिक्षा, सतत शिक्षा, जन शिक्षा साधन, और शिक्षा, दूर शिक्षा यानी कि दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन की बात हो रही है। खुला विद्यालय जिसको डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। भारतीय शिक्षा का इतिहास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी बहुत डिस्टर्ब करता है पेपर्स में कि आखिर कब क्या हुआ था। तो इस पर भी मेरा छोटा मोटा एक टॉपिक है, दो तीन वीडियोस पे मैंने बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं जाके। और उसके बाद समस्याएं को क्या रही भारतीय शिक्षा में। उसके बाद वैदिक कालीन शिक्षा क्या थी, बौद्ध कालीन शिक्षा, मध्ययुगीन यानी कि मुस्लिम कालीन शिक्षा, ब्रिटिश कालीन शिक्षा, और स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय शिक्षा के विशेषताएं। ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सारे वीडियो अवेलेबल है। और जो नहीं अवेलेबल है वो आगे मैं उनका जो है उनको लाने का प्रयास करूंगा। बाद में है उनका आधुनिक शिक्षा पे प्रभाव क्या है। जो भी अभी तक वैदिक कालीन शिक्षा थी, बौद्ध कालीन शिक्षा थी, उसका क्या है प्रभाव अभी तक। स्वतंत्र भारत में शिक्षा का संवैधानिक स्वरूप एवं विभिन्न आयोगों की संतुष्टियां। तो आयोगों को पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट कोठारी आयोग पढ़ना है आपको, मुदालियार आयोग पढ़ना है, राधा कृष्ण आयोग पढ़ना है। इसमें देखिए यहाँ पे नाम नहीं लिखे हुए, यहाँ पर कोठारी आयोग नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं जरूर लिख दूंगा यहाँ पे, ताकि आपको ये इम्पोर्टेंट चीज लगे, पता चले ये चीज पढ़नी ही पढ़नी है। बहुत काफी कुछ मैंने अपने वीडियो में रखा है कोठारी आयोग में, लेकिन फिर भी काफी कुछ रह गया है, उसको भी मैं पूरा करूंगा। और जो भी चीजें अधूरी हैं प्रश्नों के माध्यम से सब कुछ आपके सामने आएंगी। ठीक है, उसके बाद चर्चा करते हैं कि जो आयोग है उनमें क्या क्या संतुष्टियां रही, क्या क्या मूल्यांकन रहे। भारत में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में नियंत्रण, मूल्यांकन, संबंधित समस्याओं की विवेचना करनी है। शिक्षा की ज्वलंत समस्याएं क्या हैं, राष्ट्रीय एकता, शिक्षा, शिक्षित बेरोजगारी, भाषा विवाद, छात्र अशांति, नैतिक शिक्षा, और शिक्षा का गिरता स्तर एवं बालिकाओं की शिक्षा। तो काफी कुछ यहाँ पर कवर किया गया है। सब कुछ एक दो लाइनों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपको यहाँ पर शिक्षा का इतिहास को पढ़ना है अच्छे से। दूसरी बात है आयोगों को सबसे अच्छे से पढ़ना है। तीसरी बात, आपको दर्शन जो कि स्पेशली नाम भी लिखे हुए हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। लेकिन हाँ, यहाँ पे पश्चिमी सभ्यता के बारे में लिखा नहीं है, लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि पश्चिमी जो हमारी एजुकेशन है उसके बारे में नहीं पढ़ना, ऐसा ऐसा नहीं है, पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने चीज को और थोड़ा सा अच्छे से समझाने का प्रयास किया है।
तो शिक्षा का दर्शन एवं समाजशास्त्र जो मैंने अभी बताया कि पढ़ना है, वो इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि शिक्षा का दर्शन पढ़ना है। शिक्षा के दर्शन का स्वरूप कैसा है, किस किस तरीके की शिक्षाएं दर्शन में जुड़ी होती हैं। आदर्शवाद जो कि मैं कह रहा था ना कि पश्चिमी सभ्यता में जो भी वाद आए, जो भी एजुकेशन टाइप के हमारे थ्योरीज आई, उनको पढ़ना है। तो आदर्शवाद, आइडियलिज्म पढ़ना है, नेचुरलिज्म पढ़ना है, और प्रयोजनवाद, यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य, यानी कि ये सब जो हमारे पास चार ही सबसे इम्पोर्टेंट है। इन पे वीडियो उपलब्ध है मेरे चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद पाठ्यक्रम है, विधियां हैं, अनुशासन, शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ, विषय क्षेत्र, संस्कृति एवं शिक्षा का नगरीकरण, आधुनिकीकरण, सामाजिक स्तरीकरण और शिक्षा सामाजिक परिवर्तन एवं शिक्षा संप्रदाय। तो यहाँ पर इसको भी शॉर्टकट में काफी बताने का प्रयास किया गया है, लेकिन आपको जो भी वीडियो मिलेंगे वो एक्सप्लेन करके मैं दूंगा। और कोई जो लोग पूछा करते हैं ना कि अलग से सर क्लास होगी क्या, नहीं, देखिए जो भी है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, जो भी क्वेश्चनिंग होगी वो भी मिल जाएगी, जो भी लाइव क्लासेस हैं आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। ओके, तो फिलहाल आगे चर्चा बढ़ाते हैं हम लोग और देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा गया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान, तो आप लोग अगर बीएड किए हुए हैं तो आपने काफ़ी कुछ टेट में पढ़ा होगा, और अगर आपने एजुकेशन से नेट क्वालिफाई किया है या पीएचडी कर रखा है तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी का अच्छा खासा ज्ञान होगा। फिर भी हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में अर्थ, क्षेत्र, महत्व, विकास एवं अभिवृद्धि। तो विकास एवं अभिवृद्धि के भी मैंने वीडियो बना रखे हैं। तो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के जितने सिद्धांत हैं वो मैंने पूरा वीडियो बनाया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटी चीज लगती है लेकिन इसके सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। बालक की शैशवावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास एवं शिक्षा में उनका महत्व। तो यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया कि शैशवावस्था में कौन कौन से जो ग्रोथ होती है बच्चे की, कौन कौन से इसमें विकास आते हैं। तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक। वैसे इन्होंने शैशवावस्था को ज्यादा फोकस में रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तीनों आपको पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि किशोरावस्था आ गया तो ये तो आउट ऑफ कोर्स हो गया, जी नहीं। कुछ चीजें यहाँ पे छूटी हैं, कुछ चीजें शार्ट में बता दी गई हैं, बस आपको समझना है। उसके बाद बात करते हैं व्यक्तित्व एवं व्यक्तिक विभिन्नताएं। व्यक्तित्व का मापन, मतलब व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी वाला चैप्टर भी हमें यहाँ पे पूरा करना है, क्योंकि मापन बता दिया। मापन अगर है तो बहुत सारे इसके प्रोफाइल्स हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ी बहुत चर्चा हम अपने वीडियो के माध्यम से कर भी चुके हैं। शिक्षा में इनका महत्व सीखना, नियम और विभिन्न सिद्धांत। तो जो भी नियम हैं, विभिन्न सिद्धांत हैं, और कौन कौन से हैं तो आपने पढ़े होंगे। थार्नडाइक, पैवलव, कोहलर, कोफका, स्किनर। देखिए रिकन रिकन पर लिखा हुआ है, यहाँ पे स्किनर है, ठीक है। तो यही चीजें हैं, कभी कभी चीजें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो जाती हैं, लेकिन आप उसको समझ सकते हैं, इतना तो आप मेच्योर हो ही चुके हैं। तो हब के सिद्धांत, हब नहीं है, हल है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं हटा के हल लिख देता हूँ, जिन्होंने प्रबलन का सिद्धांत दिया था। उसके बाद सीखने के सिद्धांतों की विवेचना एवं शैक्षिक निहितार्थ, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन को पढ़ना है। वृद्धि स्वरूप सिद्धांत, बुद्धि का मापन यानी कि बुद्धि वाला भी चैप्टर हमें पूरा करना है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा के में इसका महत्व, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी में सब कुछ पूरा करना है। स्मृति और विस्मृति यानी कि मेमोरी और फॉरगेटिंग के बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पे। इस तरीके से ये भी एक मतलब उन्होंने लिखा एक एक पॉइंट में है, लेकिन बहुत कुछ लिख दिया है, इसलिए हम इसको पूरा करेंगे। ओके, उसके बाद बात करते हैं शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन एवं सांख्यिकी। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। मैं आपको आपको सीधे सीधे बता दूं, यहाँ पर जो शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन सांख्यिकी लिखा है, यहाँ पे आपको शिक्षण शोध के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। लेकिन शोध यहाँ बहुत ज्यादा नहीं आएगा, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दे रहे होते या नेट का दे रहे होते ज्यादा आता है। लेकिन यहाँ पे भी रिसर्च काफी कुछ दिखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, देखते हैं कि शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन। तो यहाँ पे मेजरमेंट पूरी तरीके से पढ़ना है, उसका अर्थ, उसका क्षेत्र, उसका उद्देश्य, निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण, विश्वसनीयता, वैधता और मानक का निर्धारण करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है यहाँ पे। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, विभिन्न पदों में विवेचना, निष्कर्ष, संदर्भित, मानक संदर्भित मापन, ग्रेड प्रणाली,
प्राप्तांकों का ग्रेड में परिवर्तन, संरचनात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन। तो मूल्यांकन 4 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे 2 ही लिखे हैं, लेकिन हमें चारों पढ़ना है, ठीक है? तो इसी तरीके से चीज़ें पढ़ें, 4 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 3 प्रकार के मुख्य होते हैं। तो मूल्यांकन तीनों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? मूल्यांकन की विधियाँ कौन-कौन सी हो सकती हैं? साक्षात्कार, निरीक्षण, रेटिंग एवं उपकरण स्केल, प्रश्नावली, सांख्यिकी की उपयोगिता या कि स्टैटिक्स आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़नी है, ये तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। केंद्रित प्रवृत्ति की माप, यानी कि यहाँ पर जो मीन, मीडियन, मोड वगैरह हम पढ़ते हैं, ये साफ-साफ लिखा है मीन, मीडियन एंड मोड, तो वो कैसे हमें तैयार करना है। उसके बाद विचरणशीलता, मापक, मानक विचलन, जो भी क्वार्टाइल डिवीजन है, स्टैंडर्ड डिवीजन है और परसेंटाइल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। हिंदी में शुद्ध लिखा हुआ है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी बता दूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है? उसके बाद मानक प्राप्तांक, टी प्राप्तांक, जो जेड प्राप्तांक है, और स्टेनाइन जो नंबर्स होते हैं, सामान्य प्रायिकता वक्र, यानी कि प्रोबेबिलिटी कर्व लिखा हुआ है यहाँ पे साफ-साफ। उसके साथ सहसंबंध गुणांक, रैंक और सहसंबंध। तो उसमें स्पीयरमैन और रो गणना का विश्लेषण, यानी कि एनालिसिस करना है इसका। तो कुल मिला के बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन पूरा बहुत कुछ करना है। इसके बाद भी इसमें मनोविज्ञान के बारे में लिखा है। तो जो एमएड किए हुए हैं वो मनोविज्ञान में फॉर्म भर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलेबस तो खैर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बता दूँगा कि जो लोग मनोविज्ञान से हैं वो लोग एजुकेशन में भी जा सकते हैं, और जो एमएड वाले हैं वो मनोविज्ञान में जा सकते हैं। तो ये एक डबल फ़ायदा आपको हो सकता है अगर आप दोनों फॉर्म भरते हैं, और अगर अलग-अलग पेपर हो जाता है तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजी अपने आप में खुद एक बड़ा विषय है। शिक्षा मनोविज्ञान तक ही आप सीमित हैं अगर आप शिक्षा शास्त्र में फॉर्म डालते हैं। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा-सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, स्पेशल्स अलग से थोड़ी-सी तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप वाक़ई में फॉर्म डालते हैं इसमें, ठीक है? तो मैं तो फिलहाल आपको मनोविज्ञान में तो शिक्षा मनोविज्ञान तक ही मेरा ज्ञान सीमित है, इसलिए मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँगा। जो भी वीडियो अवेलेबल हैं और जिसके अलावा भी नहीं अवेलेबल हैं, वो भी अवेलेबल हो जाएँगे आपको। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो सिलेबस पे चर्चा रही संतोषजनक रही होगी, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, क्योंकि जब कोई भी पढ़ाई हम शुरू करते हैं तो उसको उसके सिलेबस को ज़रूर ले लेना चाहिए स्टार्ट के तौर पे, ठीक है? तो जल्दी ही हम आपको मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में। जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।